दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि वैदिक काल के राजनीतिक पक्ष में क्या क्या पढ़ा जाए, तो वो मैंने आपको डिटेल बताया। ठीक। अब आज के क्लास में हम वैदिक काल का आर्थिक पक्ष पढ़ेंगे। तो आर्थिक पक्ष में भी कई पार्ट में भाग करके पढ़ते हैं। कई कई भागों में बांट के हम पढ़ते हैं वैदिक काल का किसी भी, चाहे गुप्त काल का आपको आर्थिक पक्ष पढ़ना हो, चाहे मौर्य काल का आर्थिक पक्ष पढ़ना हो, चाहे मुगल काल का आर्थिक पक्ष पढ़ना हो, तो आप इन्हीं 4-5 भागों में बांट कर आपको पढ़ना है। ठीक। उन 4-5 भागों में जब आप बांटेंगे तो उसमें भी, जैसे इसमें लेटर वैदिक, ऋग वैदिक, तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी काल के आर्थिक पक्ष को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैदिक काल का आर्थिक पक्ष कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, विनिमय के साधन, कर प्रणाली। कितने भाग में हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 भाग में। यानी कि वैदिक काल का आर्थिक पक्ष हम पढ़ेंगे तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, विनिमय के साधन, कर प्रणाली। तो इसी इसी तरह से हम मुगल काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सारे सभी कालों में इसी तरह हम किसी भी काल का हमको आर्थिक पक्ष पढ़ना हो तो इन्हीं 5-6 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं वैदिक काल का आर्थिक पक्ष। तो वैदिक काल का आर्थिक पक्ष में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कृषि। कि वैदिक काल के आर्थिक पक्ष में कृषि की क्या स्थिति थी। अच्छा, जब कृषि को आप देखेंगे तो वैदिक काल को 2 भाग में विभाजित किया गया था। 1000 बीसी में आपको क्या मिला था? लोहा। कहाँ से मिला था? अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से। ठीक। तो अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से जब 1000 बीसी में लोहा मिला तो हम ऋग वैदिक काल और उसके इस लोहे के मिलने के कारण आगे हम लेटर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में हम चले गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपका पहले यहाँ पे कौन से आर्यन थे? ऋग वैदिक आर्यंस थे। ठीक। अब यहाँ पे 1000 बीसी में लोहा मिला तो यहाँ पे इन्हीं आर्यनों का विस्तार यहाँ हो गया, तो यही आर्यन लेटर वैदिक आर्यंस हो गए। तो विस्तार क्यों हुआ? ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में क्यों गए? लोहे के कारण गए। ठीक। तो उसी प्रकार से आप कृषि को जब हम पढ़ेंगे, वैदिक काल के आर्थिक पक्ष में कृषि को पढ़ेंगे तो इसको 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल। पशुपालन भी पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल। उद्योग भी पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल। व्यापार भी पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल। मतलब कोई भी एस्पेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी एस्पेक्ट पकड़ेंगे तो उनको दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक। तो आइए हम कृषि को देखते हैं। तो कृषि ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल मैंने बांट दिया। ठीक। तो ऋग वैदिक काल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे ऋग वैदिक आर्यंस थे, यहाँ पे लेटर वैदिक आर्यन। 1000 बीसी में क्या मिला था? लोहा मिला था। ठीक। कृषि को हम देख रहे हैं। ठीक। तो जब 1000 बीसी में लोहा मिला तो ऋग वैदिक आर्यंस क्या थे? लोहा मिला तो इनका विस्तार लेटर वैदिक आर्यंस में हो गया। ठीक। तो जब लोहे के मिलने के कारण इन्होंने क्या किया, इस लेटर वैदिक जो उत्तर वैदिक आर्यंस का जो क्षेत्र था उसकी इन्होंने क्या कि जंगल थे, जंगलों की सफाई कर दी लोहे से, तो इनको ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र मिल गया। ठीक। तो जब ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा तो कृषि करना स्टार्ट कर दिए। तो इसीलिए लेटर वैदिक आर्यंस के लिए कृषि महत्वपूर्ण हो गया। मैंने यहाँ पे कृषि को ऐसे किया है। और ऋग वैदिक आर्यंस के लिए पशुपालन महत्वपूर्ण था। क्यों पशुपालन महत्वपूर्ण था? मैंने आपको एक एंशियंट हिस्ट्री का जिस्ट बताया था पिछले क्लासों में कि कैसे आदमी नोमैडिक रहता है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक रहता है, फिर वो पशुपालन करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे 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 कृषि करना स्टार्ट होता है, करना शुरू करता है, फिर कृषि अधिशेष होता है, फिर जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है तो फिर विनिमय के साधन आते हैं, विनिमय के साधन के कारण फिर व्यापार बढ़ता है, आंतरिक व्यापार बढ़ता है, बाह्य व्यापार बढ़ता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उस लेक्चर को आप जाकर जरूर देखना है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का जिस्ट है वो बार बार हर जगह यूज होगा, इसलिए उसको, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने
आपको वो डिटेल बताया है। ठीक, तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक आर्यंस क्या थे? जंगली थे, वो नोमैडिक थे, घुमंतु थे, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पशुपालन महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कृषि, कृषि महत्वपूर्ण रहेगा? कृषि नहीं महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा बहुत कृषि करते थे, बहुत थोड़ा बहुत, बस जीने योग्य कृषि करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था? पशुपालन महत्वपूर्ण था। ठीक, तो ऋग वैदिक आर्यंस के लिए पशुपालन महत्वपूर्ण है। और जब लोहा मिला और इनका आगे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इन्हीं ऋग वैदिक आर्यंस का प्रसार हुआ, तो इनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया? कृषि महत्वपूर्ण हो गया। क्यों कृषि महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि ढेर सारा क्षेत्र मिल गया उपजाऊ। ठीक, जब उपजाऊ क्षेत्र मिल गया तो वहां से कृषि स्टार्ट कर दी। तो पशुपालन यहाँ क्या हो गया? पशुपालन नहीं, पशु एक चीज आपके दिमाग में आएगा, पशुपालन खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, पशुपालन खत्म नहीं होगा, पशुपालन भी चलेगा, लेकिन लेकिन क्या? कृषि पशुपालन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, मतलब कृषि ज्यादा होने लगी। यहाँ भी कृषि हो रही थी, लेकिन नाम मात्र। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि यहाँ कृषि नहीं हो रही थी। ऋग वैदिक काल में भी कृषि हो रही थी, लेकिन नाम मात्र, जिसको हम अगर एक सीधे भाषा में कहें तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये माना जाएगा कि हाँ हो रही थी। ठीक, नहीं नहीं कह सकते कि ऋग वैदिक काल में एकदम कृषि थी ही नहीं। ठीक, तो ऋग वैदिक आर्यंस के लिए पशुपालन महत्वपूर्ण था। और यही गंगा यमुना दोआब में जब ये ऋग वैदिक आर्यंस गए तो इनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया? कृषि महत्वपूर्ण हो गया, पशुपालन कम महत्वपूर्ण हो गया। इसमें कृषि कम महत्वपूर्ण थी ऋग वैदिक। अच्छा, यहाँ इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, पशुपालन इज ग्रेटर देन कृषि। इसमें लिख सकते हैं कृषि इज ग्रेटर देन पशुपालन। ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, पशुपालन कृषि से क्या है? बड़ा है। किसमें? ऋग वैदिक काल में। और इसमें क्या बड़ा है? कृषि बड़ा है पशुपालन से। ठीक, ये चीज आपको दिमाग में आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि पशुपालन नहीं था, कि दोनों में था, दोनों में कृषि भी था, पशुपालन भी था। लेकिन किसी में कृषि नाम मात्र थी, किसी में पशुपालन नाम मात्र था। किसी किसी के मतलब ये समझिए कि ऋग वैदिक काल में पशुपालन महत्वपूर्ण था, कृषि नाम मात्र थी। यहाँ पे कृषि महत्वपूर्ण हो गई, पशुपालन नाम मात्र हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया कि ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन में कौन महत्वपूर्ण था, क्या था। अब जब कृषि कर रहे थे तो भाई किस चीज की कृषि कर? कोई फसल तो कृषि आदमी करेगा तो कोई फसल ही तो उगाएगा। तो कौन सी फसल थी? तो जब फसल को भी हम देखेंगे तो अभी लेटर वैदिक और ऋग वैदिक, तो फसल को देखिए, ऋग वैदिक काल में जो फसल थी वो एक यव यव मिलता है। यव कहाँ मिलता है? चूंकि हमको ऋग वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद में एक शब्द का जिक्र है। क्या है वो शब्द? यव। और इस यव से हम अनुमान लगाते हैं कि वो क्या रहा होगा? जव। ठीक, तो फसल में क्या था? ऋग वैदिक काल में सबसे मुख्य फसल क्या थी? जव थी। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक, तो यव को हम जव कहते हैं। ठीक, कुछ फसलें और थीं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने केवल बस लिख दिया है कि धान्य फसल, कुछ धान्य फसल और थी, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से यही आपका ऋग वैदिक आर्यंस के लिए मुख्य फसल क्या थी? जौ थी। ठीक, और फसलों को आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या हो गई? ऋग वैदिक आर्यंस के लिए तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में आपको यव मिला, तो यव से आपने अनुमान लगाया कि जौ है। लेटर वैदिक काल में कौन सी फसल थी? तो चूंकि लेटर वैदिक काल में तमाम फसलें थी, लेटर वैदिक काल में गेहूं चावल तमाम फसलें थी लेटर वैदिक काल में। ठीक, लेकिन इन सब को आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? क्योंकि ये कोई जो ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में जो महत्वपूर्ण विकास है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उसी से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज में एक मैंने आपको पशुपालन के बारे में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए गाय और घोड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, लेकिन जस्ट उसके आगे इंडस
वैदिक एज में जाएंगे तो गाय घोड़ा वैदिक एज के हर पक्ष में, हर जीवन के हर पक्ष में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डेवलपमेंट हुआ, परिवर्तन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसा और कपास, आप उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कांसा और तमाम उद्योग थे, जहाजरानी उद्योग, तमाम उद्योग थे, लेकिन ध्यान आपको किस कहाँ देना था, कांसा और कपास पे। तो इसी प्रकार फसलों में तमाम फसल थी, लेकिन ये गन्ना इधर नहीं था। मैंने आपको एक फसलों का क्रम भी बताया था, एक लेक्चर मैंने आपको फसलों का क्रम बताया था कि पाषाण काल में कौन फसल थी, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा फसल, नई फसल आई, फिर उसके आगे मैंने वैदिक एज में भी बताया था कि कौन सी नई फसल आएगी, वो क्या थी, गन्ना थी। ठीक, तो इसलिए आपको लेटर वैदिक काल में केवल गन्ना को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक काल के पहले गन्ना नहीं था, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि लेटर वैदिक काल यानी वैदिक काल में गन्ना, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुलना करेंगे आप, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में गन्ना नहीं था, और उसके जस्ट बाद वैदिक एज आया तो इसमें गन्ना हो गया। वो भी वैदिक एज में भी लेटर वैदिक एज में आया गन्ना, ऋग वैदिक एज में गन्ना नहीं था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी और जो यहाँ पे फसलें थी वो यहाँ पे हैं, फसल जो यहाँ थी वो यहाँ भी रहेंगी, लेकिन गन्ना यहाँ नहीं था। ऋग वैदिक काल में गन्ना नहीं था, इसलिए इस गन्ने को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने गाय और घोड़ा बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय घोड़ा नहीं था, और वैदिक एज में आपको गाय घोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आर्यनों के लिए गाय और घोड़ा उनके जीवन के हर पक्ष में गाय घोड़ा रहेगा। तो ये तो हो गया आपका कि कृषि मजबूत कौन सा है, कौन सा पशुपालन, फसल कौन कौन से थे। फसलों में आपको क्या ध्यान, ऋग्वैदिक काल में जौ ध्यान देना है, और लेटर वैदिक काल में गन्ना ध्यान देना है। बाकी और फसलें भी थी, मैंने उसको नहीं लिखा है, वो लिखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे तमाम फसलें क्या क्या रटेंगे। रटने की कोई लिमिट नहीं है। अगर इतिहास को आपको पढ़ना है तो जो इतिहास में, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे मुख्य चीज तो ये आप समझिए कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। इतिहास में परिवर्तन को ही नोट किया जाता है कि ऋग वैदिक काल में क्या था। अगर लेटर वैदिक काल में भी और ऋग वैदिक काल में दोनों एक ही चीज है तो परिवर्तन कोई हुआ ही नहीं, तो उसको क्या पढ़ेंगे, इसमें से उसमें गया वही चीज उसमें मिल गई। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल में गन्ना नहीं है और लेटर वैदिक काल में गन्ना आ जाता है तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इतिहास में यही नहीं, किसी भी काल में आप इतिहास में हमेशा परिवर्तन को ही नोट करेंगे। इतिहास का एक तरह से मानिए कि इतिहास में हमेशा किस चीज को पढ़ा जाता है, परिवर्तन को ही पढ़ा जाता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तनों का काल है इतिहास। ठीक, तो यव जव ये गन्ना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी आप कृषि में सिंचाई के साधन भी देख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या था, लेटर वैदिक काल में क्या था। तो ऋग वैदिक काल में तो आप जान ही रहे हैं कि ऋग वैदिक आर्यंस क्या थे, जंगली थे। ठीक, तो जब जंगली थे तो उस समय प्राकृतिक सिंचाई होती थी। प्राकृतिक सिंचाई मतलब वर्षा हो गई, सिंचाई हो गई। ठीक, कुआं कुआं कहीं है उसमें पानी है, उससे सिंचाई कर लिए। ठीक, नदी है, नदी से सिंचाई कर लिए। ये क्या है, प्राकृतिक सिंचाई है। मतलब सिंचाई के लिए कोई मैन मेड, आदमी द्वारा कोई बनाया गया कोई ऐसी चीज जैसे नहर। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंचाई के साधन क्या थे, प्राकृतिक सिंचाई थी, जैसे वर्षा हो गई सिंचाई हो गई, नदियों से सिंचाई हो गई, कुआं से हो गई, तालाब से हो गई। ठीक, लेकिन जब आप लेटर वैदिक काल में आते हैं, अच्छा इन सब का जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद जब आप लेटर वैदिक काल में सिंचाई के साधन रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, नहरों की चर्चा मिलेगी। और नहरों की चर्चा मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन नहरों का साहित्यिक स्रोत कौन सा है, किस साहित्य में नहरों की चर्चा मिलती है। ये मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ, जाके उस वीडियो को देखिएगा। किसमें मिलती है,
बताने के लिए मैं बता देता हूँ अथर्ववेद में। और अथर्ववेद कौन सा साहित्य है? लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक साहित्य है। ठीक, तो अथर्ववेद में आपको नहरों की चर्चा मिलेगी। नहरों की चर्चा, सिंचाई के साथ नहरों की चर्चा मतलब आदमी नहर बना के सिंचाई कर रहा है, नहर बना के पानी इकट्ठा करके सिंचाई कर रहा है। तो लेटर वैदिक काल में तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि नहर इसे इधर थी ही नहीं। ये क्या है? ये भी परिवर्तन है। ये आपको क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये नहर को आपको ध्यान। अच्छा, नहर के ये साहित्यिक साक्ष्य हैं किसमें? अथर्ववेद में। ठीक, एक अभिलेखी साक्ष्य होता है जिसको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। वो कहाँ रहेगा? ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप ढूंढिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये आपका हो गया ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में पशुपालन, कृषि, फसल कौन सी थी, सिंचाई के साधन क्या थे। ठीक, ठीक, ये चीज हो गया। वर्षा, नदी, कुआं, तालाब, ये चीज हो गया। ठीक, और अब आप जाएंगे आप किसमें? कृषि के बाद पशुपालन में। तो वैदिक काल का आर्थिक पक्ष में अगला हम पढ़ते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में क्या महत्वपूर्ण है? तो पशुपालन को भी दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। कैसे? ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक, तो कृषि हो गया। पशुपालन में क्या आप देखेंगे वैदिक काल में? ऋग वैदिक आर्यंस के लिए क्या पशुपालन कम महत्वपूर्ण था कि ज्यादा महत्वपूर्ण था? आप बताइए। अभी मैं बताया हूं जस्ट। पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो जंगली थे, वो किसी दबाव वबाव में नहीं पहुंचे थे कि कृषि करने लगेंगे, नाम मात्र की कृषि करते थे। ठीक, तो इनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया? पशुपालन महत्वपूर्ण। लेकिन लेटर वैदिक काल में क्या महत्वपूर्ण? पशुपालन क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसमें पशुपालन था, कैसे कृषि था। अरे भाई, मैंने यहाँ बताया ना कि ऋग वैदिक आर्यंस कहाँ थे? जंगली थे। कहाँ रहते थे? सप्त संदव क्षेत्र में रहते थे। इसके बाद जब इनका यहाँ 1000 BC में जब लोहा मिला और इस लोहे से इनका विस्तार इधर हुआ, सारे जंगलों को काट कर उपजाऊ क्षेत्र, तमाम उपजाऊ क्षेत्र मिल गया। जब उपजाऊ क्षेत्र मिल गया तो कृषि करने लगे, पशुपालन कम हो गया। बस यही इसी समझना, और कोई अलग से इतिहास में थोड़ी आपको बता रहा हूँ। सारा जो ये कृषि, पशुपालन, व्यापार, सारा बहुत आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन ये कंपेयर करके पढ़ना कि ऋग वैदिक, लेटर वैदिक की कंपेयर करके पढ़ेंगे आप तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ऋग वैदिक काल का कृषि अलग से पढ़ रहे हैं, लेटर वैदिक काल का कृषि अलग से पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक काल का सारा आपने उठाया, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक, सारा ऋग वैदिक काल का उठाया, एक साथ पढ़िए, रटते रहिए, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा आपको। ठीक, तो पशुपालन में क्या ऋग वैदिक काल में क्या था? पशुपालन महत्वपूर्ण था, यहाँ कृषि कम महत्वपूर्ण थी। ठीक, लेकिन लेटर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगा, पशुपालन क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण। क्योंकि पशुपालन हम देख रहे हैं तो इसके लिए पशुपालन ही दोनों में ध्यान देना है। यहाँ पे पशुपालन क्या था? ज्यादा था। यहाँ पे पशुपालन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, पशुपालन में मैंने आपको वैदिक काल में जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था तो उसमें पशुपालन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, गाय और घोड़ा। उस पर मैंने विशेष चर्चा की थी, गाय और घोड़े पे, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय और घोड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं था। क्योंकि साक्ष्य तो मिले थे गाय और घोड़े के। ठीक, लेकिन जितना महत्वपूर्ण वैदिक एज में गाय घोड़ा हो जाएगा उतना महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। तो यहाँ पे मैंने गाय और घोड़ा लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गाय घोड़ा नहीं थे। ऋग वैदिक आर्यंस के लिए मैंने वहां बताया था कि वैदिक काल में वैदिक आर्यंस के लिए गाय और घोड़ा उनके जिंदगी के हर पक्ष में महत्वपूर्ण है। तो वैदिक आर्यंस मैं बोल रहा हूं तो उसमें ऋग वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी गाय घोड़ा रहेगा। ऋग वैदिक काल में भी गाय घोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और लेटर वैदिक काल में भी गाय घोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, तो इसमें भी ऋग वैदिक
ऋग वैदिक काल में भी गाय घोड़ा, लेटर वैदिक काल में भी गाय घोड़ा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज की तुलना करके पढ़िए, कृषि का तुलना करिए, पशुपालन की तुलना करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है। वैदिक एज का अलग से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों में तुलना करके क्वेश्चन आता है। तो जब आप एक गाय घोड़े पे ध्यान कंसंट्रेट गाय घोड़े पे किए रहेंगे तो आपको कभी, और ऐसे तो आपको पशुपालन में तमाम जानवर मिल जाएंगे, रटते रहिए आप। ठीक। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाघ एवं हाथी की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे ऋग वैदिक काल में बाघ एवं हाथी की जानकारी नहीं थी। ये जानकारी लेटर वैदिक काल में हो जाएगी। ठीक। बाकी गाय और घोड़ा दोनों में रहेंगे। ठीक। अब अगला देखते हैं हम, वैदिक काल के आर्थिक पक्ष में उद्योग। तो उद्योग में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था कि तमाम उद्योग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तमाम उद्योग, जहाजरानी उद्योग, तमाम उद्योग थे। तो मैंने आपको केवल दो ही बताया था, कांसा और कपास। क्यों? क्योंकि ये नया उद्योग है, इसके पहले नहीं था वो, कांसा और कपास नहीं था। भाई कांसा बनाना, धातु उद्योग, उस समय कांसा बनाना, मिश्र धातु बनाना, ये कोई मजाक की बात थोड़ी है। तो वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो उसी तरह उद्योगों में जब आप पढ़ेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ऋग वैदिक आर्य, लेटर वैदिक काल। ठीक। तो ऋग वैदिक काल में भी दोनों में, यहाँ भी उद्योग तमाम है, लेकिन आपको ध्यान किसको देना है। मैंने बताया था कि ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल का डिवीजन ही किस कारण से हुआ था, लोहे के कारण। तो सबसे मुख्य चीज तो लोहा ही है। तो 1000 बीसी में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 1000 बीसी में लोहा मिला, कहाँ से मिला, अतरंजी खेड़ा, एटा, यूपी। ठीक। तो तो क्या यहाँ लोहा होगा, ऋग वैदिक काल में लोहा होगा? यहाँ पे नहीं होगा लोहा, क्योंकि लोहा मिला है 1000 बीसी में, तो यहाँ पे लोहा होगा लेटर वैदिक? हाँ, यहाँ लोहा होगा। तो मुख्य चीज उद्योग में सबसे मुख्य चीज यही है, लोहा। यहाँ लोहा नहीं होगा, यहाँ लोहा होगा। अच्छा, ये जानकारी हमको कैसे मिलती है कि यहाँ लोहा नहीं है, यहाँ लोहा है? यहाँ पे ऋग्वेद में आपको लोहे की कहीं कुछ चर्चा ही नहीं, कुछ नहीं है। ऋग्वेद में आप देखेंगे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये तमाम चर्चाएं मिलेंगी, लेकिन लोहा कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ उत्तर वैदिक साहित्य में आप उठा के देखेंगे तो लोहा, जो लोहा है उसको हम उसमें उत्तर वैदिक साहित्य में लोहित अयस नाम है, लोहे को लोहित अयस कहा गया है। लोहित अयस से हम अनुमान लगाते हैं कि लोहा रहा होगा। ठीक। तो यहाँ पे धातु उद्योग में आप बस दो तीन चीज, उद्योग तो बहुत हैं, जैसे आपका चर्मकार उद्योग, इसमें लेटर बाद चर्मकार उद्योग, कुंभकार, तमाम उद्योग हैं। क्या करेंगे सब जानकर? उद्योग आप रटते रहिए, या तो लिस्ट बना लीजिए, मैं चाहता तो पूरा लिस्ट बना लेता, बना के आपको दे दीजिए, लीजिए रटिए, अपना पढ़ते रहिए, एग्जाम में आएगा ही नहीं। जो परिवर्तन है वही आएगा। लोहा, लोहा इंपॉर्टेंट है, लोहे पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। एग्जाम दे के जब आप आएंगे तब देखिएगा। तो ऋग वैदिक आर्यंस के लिए जब धातु उद्योग, हालांकि ये जंगली थे भाई, जब कोई जंगली है वो क्या उद्योग करेगा, कोई उद्योग करेगा वो? कोई उद्योग नहीं करेगा। हालांकि सोना चांदी ये सब था उस समय। और आप ऋग्वेद में तांबे और कांसे, तांबा और कांसा को क्या कहा गया है, अयस शब्द। ऋग्वेद में एक शब्द है, क्या है वो, अयस। उस अयस का मतलब हम क्या निकालते हैं, तांबा और कांसा। यानी कि तांबे और कांसे के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, अयस। इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है, ऋग्वेद से। ठीक। और यही तांबा और कांसा, यहाँ पे तो अयस शब्द है, इसी तांबे और कांसे को यहाँ पे आप देखिए लोहित अयस्क। ये उत्तर वैदिक साहित्य में इसी तांबे और कांसे को यहाँ लोहित अयस कहा गया, इसी तांबे और कांसे को यहाँ अयस कहा गया। लोहित अयस लोहा के लिए नहीं कहा गया है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये उत्तर वैदिक साहित्य में जो लोहित अयस शब्द आया है, ये लोहे के लिए नहीं है। लोहे के लिए क्या आया है, श्याम अयस्क, कृष्ण अयस, कृष्ण अयस भी लिख सकते हैं इसको। ठीक।
तो लोहे के लिए लोहित अयस्क नहीं है, इस बात को आप नोट करना है दिमाग में। ठीक, लोहित अयस्क किसके लिए? तांबे और कांसे के लिए। और यही तांबे कांसा जब ऋग वैदिक काल में कौन सा शब्द है? अयस शब्द है। ठीक, मैं आपको अगर चाहता तो तमाम उद्योग हैं सूची बना के दे देता, रटते रहिए आप। तो इसीलिए मैंने जो परिवर्तन हुआ है उस चीज को आपको ध्यान देना है। तो लोहा को क्या कहा गया है? श्याम अयस या कृष्ण अयस। ठीक, अयस, अयस्क मत समझिएगा, अयस। ठीक, और लोहा को तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लोहा रहेगा और यहाँ पे लोहा नहीं रहेगा। भाई यहाँ पे मैंने लोहा लिखा है, लोहा, लोहा के लिए कौन सा शब्द है? श्याम अयस। यहाँ पे लोहा कहीं है ही नहीं। अयस शब्द तो है लेकिन वो तांबे कांसे के लिए है। यहाँ पे भी तांबा कांसा है। ये सारी चीजें जो यहाँ है वो यहाँ भी हैं, बस यहाँ परिवर्तन क्या है? लोहा। तो डिनोट किसको करना है? लोहे को। बाकी इस चीज को ध्यान करिएगा कि लोहित अयस्क जो है वो लोहे के लिए नहीं है, तांबे और कांसे के लिए है। ठीक, अगला आप आइए व्यापार। तो भैया ऋग वैदिक आर्यन लेटर वैदिक काल दो भाग में बांट के हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया। अब तो ये दिमाग में आपको एकदम सेट हो जाना चाहिए। तो ऋग वैदिक आर्यन, चूंकि आप जानते हैं कुछ जंगली थे, तो जंगली लोग व्यापार क्या करेंगे? क्या व्यापार करेंगे? इसलिए यहाँ पे कोई व्यापार नहीं था। बस भाई जो जंगली आदमी व्यापार क्या करेगा? हालांकि ऋग्वेद में थोड़ा बहुत कुछ जिक्र मिलता है, लेकिन वो एक पणी नाम का व्यापारी था। पणी नाम, उसका नाम था पणी। वो क्या करता था? गायों को चुराता था। ठीक, तो आप सीधे सीधा कहिए कि यहाँ पे कोई उद्योग नहीं था ऋग्वेदित। क्यों? क्योंकि ये जंगली थे, ये अपना भरण पोषण पशुपालन करके कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये क्या व्यापार क्या करेंगे? ऋग्वेद में ये इस चीज का जिक्र मिलता है कि एक पणी नाम का व्यापारी था। वो क्या करता था? गायों को चुराता था। ठीक, चुरा के बेचता था। एक भृगु नाम का व्यापारी था, भृगु। एक भृगु नाम का व्यापारी जिसको लोग दानशील, एक तरह से दानशील था वो। ये सारी चीजें जिक्र मिलती हैं, लेकिन आप आप एकदम 100% कह सकते हैं कि ऋग वैदिक आर्यंस के लिए कोई व्यापार नहीं था। ठीक, लेटर वैदिक आर्यंस के लिए, इनके लिए क्या व्यापार होगा भाई? ये भी तो, इनकी भी तो वही दशा थी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। हालांकि ये तब भी इनके तुलना में बहुत डेवलपमेंट था, जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन तब भी यहाँ भी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण नहीं था एक तरह से ना। हालांकि कुछ जैसे समुद्रों की, पश्चिमी पूर्वी समुद्रों की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक साहित्यों में। पश्चिमी समुद्र, पूर्वी समुद्र, ये सब की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक साहित्य में। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ क्या रहा होगा? वहाँ पतवार रहे होंगे, कि जैसे नाव नहीं होती किनारे, नाव अपना करके इधर से उधर सप्लाई करना, एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आप मोटी मोटा ये कहेंगे कि न यहाँ व्यापार था और न यहाँ व्यापार था। ठीक, तो व्यापार भी आप देख लिए। अब अगला देखिए, विनिमय के साधन या मुद्रा। तो क्या वैदिक काल में मुद्रा होगी? वीडियो पॉज करके सोचिए थोड़ा भाई, कि वैदिक काल के लिए मुद्रा होगी? ऐसे ही अनुमान, ऋग वैदिक आर्यंस के जब जंगली थे तो मुद्रा क्या यूज करेंगे वो? लेटर वैदिक आर्यंस के लिए वो भी नहीं है उनके लिए। तो आप दिमाग में क्या रखेंगे? विनिमय के साधन या मुद्रा, ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, यहाँ भी मुद्रा नहीं, यहाँ भी मुद्रा नहीं। यानी कि वैदिक काल में कोई मुद्रा नहीं थी। पूरे वैदिक काल की बात मैं बता रहा हूँ। तो पूरे जब वैदिक काल मैंने कहा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, तो दोनों में मुद्रा नहीं थी। तब क्या था भाई? जब मुद्रा नहीं थी तो कुछ तो रहा होगा भाई, लेन देन कैसे करेंगे? वर्तमान में आज के युग में हमारे पास मुद्रा है, पैसा है, मैं गया कुछ खरीद के लेके चला आया। लेकिन उस समय कैसे कैसे कोई सामान जरूरत पे क्या करते थे? तो उसके लिए क्या थी कि जैसे गाय, ऋग वैदिक काल में गाय, कोई चीज लेना है तो गाय को दे देते थे, गाय लीजिए भैया सामान दीजिए। ठीक, इसी तरह निष्क, निष्क या ये सब कहाँ जिक्र है? ये मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ, ये सब ऋग्वेद में जिक्र है भैया, सारी चीजें को ऋग्वेद में जिक्र है। अच्छा, एक निष्क शब्द मिलता है, निष्क या निशाका। उसका मतलब क्या है? उससे हम अनुमान क्या लगा? ढेर। किसका ढेर? स्वर्ण का ढेर, सोना का ढेर। तो क्या क्या होता था
किससे हम विनिमय करते थे, किससे किसी चीज को खरीदते थे? गाय को देकर, स्वर्ण ढेर को देकर। इस चीज से हम विनिमय के साधन यही थे, गाय था, स्वर्ण ढेर था, ये सब चीजें थी। अच्छा, या निशाका, इंग्लिश में ये है NISCHKA, निष्क या निशाका, या NISCHKA, निशाका। ठीक, जिसका अर्थ क्या है? स्वर्ण ढेर। इसका जिक्र इन सबका कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्वर्ण ढेर मतलब सोना का ढेर। ठीक। अच्छा, अब ये चीज जब लेटर वैदिक काल में आप जाएंगे तो यहाँ भी कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं है। यहाँ भी ऋग्वेदिक काल में भी यही सब गाय और स्वर्ण ढेर ही विनिमय के साधन थे, और लेटर वैदिक काल में भी गाय और स्वर्ण ढेर विनिमय के साधन थे। कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ठीक, बस एक परिवर्तन है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सोना था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? उसी सोने से आभूषण बना लिया गया, जैसे गले का हार। अब गले को हार को देकर कोई सामान लेना तो गले का हार दे दीजिए, भैया हमको गाय दे दीजिए, या गाय में दे दूंगा, कुछ और सामान दे दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आभूषण मिलने लगे, और उसमें गले का हार से भी विनिमय के साधन के रूप में गले का हार भी था। तो विनिमय के साधन आपको बस ये सब चीज़ें बस मैं आपको जानकारी के लिए बता, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, आपको दिमाग में ये रखना है कि वैदिक काल में कोई मुद्रा नहीं थी। बस मुद्रा कब आएगी? वैदिकोत्तर काल में, पोस्ट वैदिक काल में। क्या होगा? पंचमार्क। पहली मुद्रा क्या होगी? पंचमार्क। ठीक, तो वैदिक काल में कोई मुद्रा नहीं थी, तो विनिमय का साधन क्या था? तो गाय था, निशाका स्वर्ण ढेर था, ये सब गले का हार था, ये सब चीजें थी। ठीक, अब अगला आइए, कर प्रणाली। कर प्रणाली में आप ऋग वैदिक काल में, मैंने पीछे के लेक्चर में भी मैं बताया हूं कि जब ऋग वैदिक आर्यंस थे, उनके लिए क्या था? यहाँ पे स्वेच्छा से कोई चीज, जैसे मैंने आपको जब ऋग वैदिक आर्यन जब शुरू किया था वैदिक काल, तो वहां पे मैंने बताया था कि कर प्रणाली में क्या करते थे। जैसे आपको मैंने जो जिष्ट बताया था, तो जिष्ट में मैंने बताया था कि ये बलि बलि मैंने स्वेच्छा से दिया गया उपहार। ऋग वैदिक आर्यन स्वेच्छा से देते थे। ये उपहार देते क्यों थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ऋग वैदिक आर्यंस में ही जब ये अ, गंगा यमुना के दोआब में पहुंचते हैं, तो वहाँ क्या होता है? कृषि अवशेष होता है। तो इनके पास ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो कृषि अवशेष होने लगता है, ढेर सारा अन्न मिलने लगता है। ठीक, लेकिन यहाँ ऋग वैदिक काल में ऐसा था नहीं। ठीक, तो अब इन ऋग वैदिक काल के लिए बलि बलि कहाँ से आए? बलि शब्द आया कहाँ से? बलि शब्द का जिक्र किसमें है? ऋग्वेद में है। तो यहाँ पे स्वेच्छा से लोग उपहार देते थे कि भैया, जैसे स्वेच्छा से क्या है, जैसे मेरी रक्षा करनी हो, जैसे 4-5 लोग थे, उसमें कोई हैवी आदमी है, कोई शरीर से शक्तिशाली है, वो क्या क्या कहे, मुझे काम करने क्या, जो 2-4 झापड़ मारो, इनसे ले लो। तो वो क्या कि सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसलिए लोग सुरक्षा से संबंधित, अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदमियों को उसी में से जो शक्तिशाली था उसको रख लेते थे। तो जब रख लेते थे तो उनकी जगह पे क्या उनको देते थे? स्वेच्छा से उपहार देते थे। जैसे आज के समय में तनख्वाह सैलरी लोग देते हैं रखने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, तो उस समय क्या देते थे? उपहार दे देते थे, जिसको हम क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक, तो बस आपको कर प्रणाली में ये ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया गया उपहार को बलि कहते थे, यानी स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक, लेकिन लेटर वैदिक काल में जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या करेगा वो? भाई जब मैं शक्तिशाली, क्या मैं कर लगाऊंगा? मुझे ज्यादा धन चाहिए। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? शक्तिशाली हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? कर लगाऊंगा। तो कर क्या होता है? कर बाइंडिंग होता है, कर बाध्यकारी होता है। कर की अगर परिभाषा आप सुनेंगे तो कर क्या होता है? बाध्यकारी होता है। इसको लगाता कौन है? सरकार ही लगा सकती, कोई गुंडा नहीं लगा सकता। जैसे गुंडा टैक्स, वो कोई नहीं लगा सकता। ठीक, तो कर कौन लगाता है? सरकार लगाती है। और कर क्या होता है? बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है, यानी कि कर देना है तो देना ही है, आप इसको मना नहीं कर सकते। तो ये स्थिति आपकी लेटर वैदिक काल में हो गई थी। यहाँ कर को बाध्यकारी कर दिया गया था। ठीक, तो उस कर में क्या
क्या नाम रखे थे, क्या उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, जैसे भाग, भोग, शुल्क, ये सब क्या था, कर था। इतना भाग दे दो, इतना भोग दे दो, इतना शुल्क दे दो, ठीक। तो वहां पे जिक्र मिलता है कि 1/6वां या 16वां भाग, ऐसे करके उसमें उत्तर वैदिक साहित्यों में जिक्र मिलता है कि इतना वसूला जाता था कर के रूप में, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ कर क्या है, स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से मैंने आपको कुछ दे दिया हो, आप मान गए। यहाँ क्या है, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कर हो गया, ठीक। यानी कि बाध्यकारी हो गया। तो ये चीजें आपको वैदिक काल का आर्थिक पक्ष यही इतना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो अपना दिमाग खराब करेंगे वैदिक काल के आर्थिक पक्ष में, ठीक। तो अब अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, उसमें मैं आपको 2-3 और बचा है, धार्मिक और सामाजिक ये सब चीजें बची हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।